प्रिय विद्यार्थियों, मैं जाकिर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के सामने सामाजिक परिस्थिति के प्रकार भाग 1 को लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक परिस्थिति के प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक परिस्थिति के प्रकारों को समझने से पूर्व हम पहले ये देखें कि परिस्थिति होती क्या है। हालांकि इसके बारे में हम परिस्थिति के अर्थ, परिस्थिति के परिभाषा और विभिन्न विद्वानों ने परिस्थिति के बारे में क्या कहा, इससे पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो हम परिस्थिति के बारे में समझें, मतलब परिभाषा में बता दूं आपको, सीधा सा मतलब है, परिस्थिति का मतलब होता है किसी भी समाज व्यवस्था में व्यक्ति का पद या स्थान। तो परिस्थिति का परिभाषा समझने के बाद अब हम देखते हैं परिस्थिति के प्रकार। परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि परिस्थिति क्या है, व्यक्ति की समूह या समाज में पद की सूचक है। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जाता है या व्यक्ति अपने गुणों एवं योग्यताओं के आधार पर प्राप्त करता है। किसी भी समाज व्यवस्था में, किसी भी समूह में व्यक्ति का जो पद होता है उसे व्यक्ति या तो अपने गुणों और योग्यताओं के आधार पर प्राप्त करता है या उसे वह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है वंशानुगत रूप से अपने जन्म के साथ ही। सन 1936 में रॉल्फ लिंटन ने समाज में पाई जाने वाली परिस्थितियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। नंबर 1 प्रदत्त परिस्थिति और नंबर 2 अर्जित परिस्थिति। कई बार कंपटीशन में यह प्रश्न पूछा जाता है कि परिस्थिति के कितने प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं? 2। और कई बार यह पूछा जाता है कि सामाजिक परिस्थिति को 2 भागों में किसने बांटा? कौन से विद्वान हुए हैं जिन्होंने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा? तो जिन विद्वानों ने परिस्थिति को 2 भागों में बांटा वो थे रॉल्फ लिंटन। अब देखो, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, किसी के द्वारा दी गई। अर्जित यानी कि व्यक्ति द्वारा अर्जित की गई। तो प्रदत्त परिस्थिति का सीधा सा मतलब यह है, परिस्थिति का वह भाग या वह परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्राप्त ना करके स्वतः ही प्राप्त करता है, या जन्म के साथ ही व्यक्ति को प्राप्त होने वाली परिस्थिति प्रदत्त परिस्थिति के नाम से जानी जाती है। दूसरा है अर्जित परिस्थिति। परिस्थिति का वह भाग जिसे व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं के आधार पर अर्जित करता है, या अपनी क्षमताओं के आधार पर व्यक्ति जिसे अर्जित करता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्यक्ति का समाज में वह पद जिसे वह अपनी योग्यताओं के आधार पर प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है या अर्जित परिस्थिति के नाम से जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद हम देखें, समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त होती हैं, प्रदत्त परिस्थितियां कहलाती हैं। ये परिभाषा किसकी है? प्रदत्त परिस्थिति की। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनके लिए व्यक्ति को प्रयास नहीं करने पड़ते और वे परिस्थितियां व्यक्ति को स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। ये परिस्थितियां व्यक्ति को किसी परिवार विशेष में जन्म लेने या परंपरा आदि के कारण प्राप्त होती हैं। व्यक्ति ने अगर किसी परिवार विशेष में जन्म ले लिया तो उस परिवार विशेष के आधार पर ही व्यक्ति को प्रदत्त परिस्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। जैसे हमारे भारत में जाति एक ऐसी अवधारणा है जो भारत में ही पाई जाती है। किसी जाति विशेष में जन्म ले लेने वाला व्यक्ति की परिस्थिति उस जाति के आधार पर ही निर्धारित होती है। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को उच्च जाति का माना जाता है जबकि शूद्रों को निम्न जाति का माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया तो उसकी जो सामाजिक परिस्थिति है वह उच्च मानी जाएगी, जो उसे जन्म के साथ ही प्राप्त होगी।
और अगर शूद्र जाति में जन्म ले लिया तो उसे निम्न परिस्थिति प्राप्त होगी जो उसके जन्म पर आधारित है। जन्म तो दोनों ने लिया है, गलती किसी की भी नहीं है। क्या शूद्र के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति की गलती है? नहीं, लेकिन उसकी परिस्थिति उसके जन्म के आधार पर ही निश्चित की गई है। ठीक है, आगे देखें। समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान कर दी जाती हैं। जिसने जिस समूह विशेष में जन्म लिया है उसकी जो परिस्थिति है उसी समूह विशेष के आधार पर निर्धारित होती है। आदिम एवं परंपरागत समाजों में आधुनिक समाजों की तुलना में प्रदत्त परिस्थितियां अधिक पाई जाती हैं। आदिम और परंपरागत समाज जो हैं उन समाजों में प्रदत्त परिस्थितियों की भरमार है बजाय आधुनिक समाजों के। ठीक है, इसके बाद हम देखें प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार, यानी किन किन आधारों पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे पहले देखें लिंग भेद, यानी कि जेंडर के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद देखें आयु भेद, आयु के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। फिर देखें नातेदारी, फिर देखें जन्म, फिर देखें शारीरिक विशेषताएं, और उसके बाद आता है जाति और प्रजाति। ये सभी एक ऐसे आधार हैं जो प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब इन सभी को हम थोड़ा डीपली पढ़ें, इन सभी के बारे में हम समझें कि इनको किस आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण इनके आधार पर होता है। तो सबसे पहले हम देखें लिंग भेद के आधार पर। लिंग के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण होता है। सभी संस्कृतियों में स्त्री व पुरुष की परिस्थितियों और भूमिकाओं में अंतर पाया जाता है। कोई सी भी इस विश्व की कोई सी भी संस्कृति हो, प्रत्येक संस्कृति में स्त्री और पुरुष की जो परिस्थिति और भूमिकाएं हैं उनमें अंतर पाया जाता है, यानी उनके जो पद हैं उसमें अंतर पाया जाता है और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को कमजोर, कोमल, भावुक, सहज विश्वासी एवं धार्मिक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां कमजोर होती हैं, कोमल होती हैं, भावुक होती हैं, वह सहज रूप से ही दूसरे पर विश्वास कर लेती हैं और वे धार्मिक प्रवृत्ति की अधिक होती हैं। भारत में स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों की तुलना में निम्न होती है। उन्हें अबला, दासी और संपत्ति के रूप में समझा जाता है। किन्हें? स्त्रियों को। तो इस प्रकार इन आधारों पर या इन गुणों के आधार पर स्त्री की जो परिस्थिति है समाज में निम्न मानी गई है पुरुष की अपेक्षा। दूसरी ओर पुरुषों को साहस, वीरता, तर्क एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि स्त्रियों को छोटे मोटे घरेलू कार्य जैसे सिलाई करना, बर्तन बनाना, खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, ये कार्य किनको सौंपे गए हैं? स्त्रियों को। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि ये कोमल होती हैं, है ना, उसके अलावा ये भावुक होती हैं, कमज़ोर होती हैं, सहज विश्वासी होती हैं, इसलिए स्त्रियों को घर के छोटे मोटे कार्य सौंपे गए हैं, उन्हें महत्वपूर्ण कार्यों से दूर रखा गया है। जबकि पुरुष पशुचारण यानी पशुओं को चराना, मछली मारना, शिकार करना, युद्ध करना आदि कार्य करते हैं जिनमें अधिक शारीरिक शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार लिंग के आधार पर समाज में पुरुष और स्त्री की जो परिस्थिति है उसका निर्धारण किया गया है। सामान्यतः स्त्री की परिस्थिति को निम्न और पुरुष की परिस्थिति को उच्च माना गया है। इसके बाद हम देखें आयु भेद। आयु भेद के आधार पर भी परिस्थिति का निर्धारण होता है। लिंग भेद की भांति आयु भेद भी एक निश्चित एवं स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, किंतु आयु एक परिवर्तनशील तथ्य है। तो देखो क्या है, क्या देखा हमने, क्या पढ़ा कि आयु भेद भी एक निश्चित और स्पष्ट शारीरिक लक्षण है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आयु, सामने वाले की आयु देखकर हम बता सकते हैं कि ये कितने साल का होगा। 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हम बता सकते हैं। और यह आयु जो है एक परिवर्तनशील तथ्य है, यानी बदलती रहती है। ऐसा नहीं है
कि कोई व्यक्ति जो 7 साल का है वो हमेशा 7 साल के बराबर ही रहेगा, उसकी आयु हमेशा बदलती रहेगी। विश्व की सभी संस्कृतियों में आयु के आधार पर परिस्थिति में भेद पाया जाता है। आयु का विभाजन शिशु, बालक, युवा, प्रौढ़ एवं वृद्ध आदि स्तरों में किया जाता है। समाज में अलग अलग आयु के लोगों को विभिन्न अलग अलग परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं तथा एक विशेष परिस्थिति के लिए एक निश्चित आयु का होना भी आवश्यक है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि समाज में अलग अलग आयु के जो लोग हैं उन्हें अलग अलग पद या स्थान समाज में दिए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ वोट देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति को है, तो उसे ऐसा माना जाता है कि 18 वर्ष की आयु के बाद लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति है, जो क्षमता है, वो तर्क शक्ति है, वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, आगे देखें। इन दो आधारों को हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, एक तो लिंग भेद और एक आयु भेद। आगे के वीडियो में हम बाकी के जो 4 जो आधार हैं इसके किसके प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के, उनको पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से जो हमने पढ़ा है वो आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए, आगे के वीडियो तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।